हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस फॉर केमिस्ट्री। हम 2 चैप्टर पढ़ चुके हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के, जिसमें हमने पढ़ा पहले हेलो एल्केन हेलो एरीन। सेकंड चैप्टर था ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग प्रथम, और अब थर्ड चैप्टर है ऑर्गेनिक का ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड। तो देखो आज हम थर्ड चैप्टर स्टार्ट करते हैं, ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग सेकंड। तो ऑक्सीजन युक्त क्रियात्मक समूह भाग फर्स्ट में हमने क्रियात्मक समूह पढ़ लिए थे एल्कोहल और ईथर। अब हम इसमें पढ़ेंगे ऑक्सीजन के अन्य क्रियात्मक समूह कौन कौन से होते हैं। तो देखो, एक मेन जो प्रमुख क्रियात्मक समूह है, प्रमुख समूह जो है वह है कार्बोनिल समूह। कार्बोनिल समूह, तो कार्बोनिल समूह किसे कहते हैं? तो देखो, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन समूह को कार्बोनिल समूह कहते हैं। अब इस कार्बोनिल समूह के साथ में क्या क्या जुड़ता है, उस आधार पर हम अन्य क्रियात्मक समूह बनाते हैं। जैसे प्रमुख जो क्रियात्मक समूह है इस चैप्टर के कार्बोनिल यौगिक जिनमें पाया जाएगा वो है एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल। तो देखो, तीनों में स्ट्रक्चर की बात करें तो एल्डिहाइड जो है उसमें CHO समूह पाया जाएगा। कीटोन जो है उसमें कार्बोनिल समूह पाया जाएगा। दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला मिलेगी, इस तरफ भी कार्बन की श्रृंखला, इस तरफ भी कार्बन की श्रृंखला। तो इसको लिख सकते हैं RCOR। कार्बोनिल कार्बोक्सिलिक अम्ल जो है उसमें क्या करें तो उसमें कार्बोनिल समूह पाया जाएगा, साथ में OH और इधर कार्बन की श्रृंखला या हाइड्रोजन। ठीक है, तो इस तरीके से हमें एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, ये 3 प्रकार के प्रमुख क्रियात्मक समूह मिलते हैं जिनमें कार्बोनिल समूह जो है वो कॉमन है। तो देखो, कार्बोनिल समूह तीनों में कॉमन है। तो ये क्रियात्मक समूह हमें इस चैप्टर में पढ़ने हैं। इनके अलावा भी अन्य क्रियात्मक समूह हैं, कौन कौन से हैं? तो देखो, कार्बोनिल समूह के साथ में यदि OR जोड़ दें तो ये बन गया एस्टर, ये भी कार्बोनिल समूह वाला यौगिक है। उसके अलावा बात करें तो CO के साथ में, कार्बोनिल के साथ में NH2 जोड़ दें तो ये क्या बन जाएगा? ये है एमाइड। क्लियर? इसी तरीके से कार्बोनिल के साथ में हैलोजन जोड़ दें तो ये बन जाएगा एसिल हैलाइड। ये भी कार्बोनिल यौगिक का क्रियात्मक समूह है। तो इस तरीके से कई प्रकार के यौगिक हमें मिलते हैं। तो हम डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह पाया जाता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। तो देखो एक बार स्ट्रक्चर, नेक्स्ट इससे स्टार्ट करते हैं फिर टॉपिक। तो देखो, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक अम्ल, इन तीनों को हमें इसमें पढ़ना है। तो डेफिनेशन दे सबकी, एक एक बार सबकी डेफिनेशन देकर देखें तो क्या बनती है। तो देखो, कार्बोनिल यौगिक की डेफिनेशन दे, कार्बोनिल यौगिक की डेफिनेशन क्या होगी? तो वो कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह उपस्थित होता है कार्बोनिल यौगिक कहलाते हैं। अब उनमें हम पढ़ते हैं, सबसे पहले एल्डिहाइड की बात करें। एल्डिहाइड क्या है? तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या दें? तो एल्डिहाइड का हमने अभी सूत्र पढ़ा था, C डबल बॉन्ड O, कार्बोनिल के साथ में हाइड्रोजन पाया जाएगा। अब का एल्डिहाइड भी 2 प्रकार से पाया जाता है, एक तो हाइड्रोजन मिले यहाँ पे, या फिर यहाँ पर कार्बन की श्रृंखला मिले। तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन ये देते हैं कि जब कार्बोनिल यौगिक की 2 संयोजक या कार्बोनिल समूह की, ये भी बोल सकते हैं, जब कार्बोनिल समूह की 2 संयोजकताएं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, दोनों हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो, तो उसे क्या बोलेंगे? जब दोनों संयोजकताएं हाइड्रोजन से सेटिस्फाई हो इस तरीके से, उसे बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। बिल्कुल इसी तरीके से जब कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं एक तो हाइड्रोजन से और एक कार्बन की श्रृंखला से सेटिस्फाई हो तो उसे क्या बोलेंगे? उसे बोलते हैं एल्डिहाइड। ठीक है, फॉर्मेल्डिहाइड, एल्डिहाइड
जो सजातीय श्रेणी है उसका प्रथम सदस्य बोल सकते हैं। ये एक एक्सेप्शनल केस बोल सकते हैं क्योंकि इसमें दोनों तरफ हाइड्रोजन है, लेकिन एल्डिहाइड में दोनों तरफ हाइड्रोजन नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। तो एल्डिहाइड की डेफिनेशन क्या होगी, जब कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोजन के द्वारा और दूसरी संयोजकता कार्बन के द्वारा जुड़ी हो तो उसे हम एल्डिहाइड यौगिक कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से कीटोन क्या है, तो देखो कीटोन की डेफिनेशन कैसे दें। कीटोन, तो देखो कीटोन है C≡OR, यानी कार्बोनिल समूह के दोनों तरफ कार्बन की श्रृंखला है। तो हम इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं कि कार्बोनिल समूह की, या ये बोल सकते हैं वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की दोनों संयोजकताएं कार्बन द्वारा जुड़ी हों कीटोन कहलाते हैं। अब देखो अंतर क्या आ गया है दोनों में, ये एल्डिहाइड था, ये कीटोन है, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। क्या बोल सकते हैं, देखो कीटोनिक समूह में CO यानी कार्बोनिल, कीटोन में कार्बोनिल समूह, कीटोन में कार्बोनिल समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में पाया जाता है, बीच में पाया जाता है। इधर से कार्बन श्रृंखला, इधर से कार्बन श्रृंखला, बीच में कौन है, CO। तो कीटोन में कार्बोनिल समूह कार्बन श्रृंखला के मध्य में पाया जाता है, लेकिन एल्डिहाइड में CHO समूह कार्बन श्रृंखला के किनारे पर पाया जाता है, कोने में एक तरफ पाया जाता है, या हेड या टेल पे पाया जाता है, कुछ भी बोल सकते हैं। तो एक तरफ पाया जाता है, तो ये इसमें थोड़ा सा अंतर होता है कि इसमें CHO समूह एक तरफ पाया जाएगा, इसमें CO समूह कार्बन श्रृंखला के बीच में पाया जाता है। तो ये डेफिनेशन होगी कीटोन के लिए। फिर नेक्स्ट बात करें कार्बोक्सिलिक अम्ल के लिए, अभी परिभाषा क्या दें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल क्या है, R या H के साथ में कार्बोनिल और इस तरफ OH। अब देखो डेफिनेशन क्या बनती है, वे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन के द्वारा संतुष्ट हो या जुड़ी हो उसे कार्बोक्सिलिक अम्ल कहते हैं। फिर से देखो, वे यौगिक जिनमें कार्बोनिल समूह की एक संयोजकता OH के द्वारा, हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा और दूसरी संयोजकता हाइड्रोजन या कार्बन के द्वारा जुड़ी हो कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाते हैं। अब इनमें देखो हाइड्रोजन से जुड़ी है तो क्या बनेगा, तो बनता है HCOOH, इसे बोलते हैं, वैसे इसका IUPAC नाम लेना चाहें तो बोल सकते हैं मेथेनोइक एसिड, और क्या ले सकते हैं, तो इसका नॉर्मल नेम ले सकते हैं फॉर्मिक एसिड। ठीक है, बिल्कुल इसी तरीके से R जुड़ा हो तो R से अन्य कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेंगे, जिनके लिए अनुलग्न ओइक लगाते हैं, 11th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो ये जनरल डेफिनेशन है। अब हम पढ़ते हैं एक एक कंपाउंड को आगे। तो देखो, तो तीनों की डेफिनेशन हमने देख ली। अब हम देखते हैं एक छोटा सा टॉपिक इसमें, कीटोन के जो टाइप हैं वो कौन कौन से हैं। तो कीटोन का सूत्र क्या है, RCOR। अब इसको R डैश दे तो दो कंडीशन बनती है, पहली कंडीशन क्या है और दूसरी कंडीशन क्या है। फर्स्ट कंडीशन की बात करें तो R डैश इज इक्वल टू R, सेकेंड कंडीशन की बात करें तो R डैश इज नॉट इक्वल टू R, बिल्कुल ईथर वाली कंडीशन है। तो इसको बोलते हैं सरल कीटोन, इसे बोलते हैं मिश्रित कीटोन, और सरल कीटोन में दोनों R समूह क्या होंगे, बराबर। तो एग्जाम्पल क्या लिखें, एग्जाम्पल लिख सकते हैं CH3CO3, इसके लिए एग्जाम्पल क्या लिखें, CH3COC2H5। तो ये अपना कीटोन का छोटे जो टाइप वर्गीकरण दिया हुआ है, सरल कीटोन है, मिश्रित कीटोन है। नेक्स्ट पढ़ते हैं नामकरण। तो सबसे पहले नामकरण पढ़ते हैं एल्डिहाइड के लिए, एल्डिहाइड का नामकरण।
नामकरण कर रहे हैं एल्डिहाइड के लिए। ठीक है, एल्डिहाइड का नामकरण देखो, एल्डिहाइड के नामकरण के लिए दो पद्धतियां हैं, एक तो सामान्य पद्धति और एक है आयुपैक। तो एक तो सामान्य पद्धति होगी, एक आयुपैक पद्धति। तो सामान्य पद्धति में नामकरण कैसे लिखें, तो एल्डिहाइड के लिए सामान्य पद्धति में नाम कैसे लिखते हैं, तो उसके लिए देखो, किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवा दें, किसी भी एल्डिहाइड का ऑक्सीकरण करवाएंगे तो क्या बनेगा, तो बनता है कार्बोक्सिलिक अम्ल। और इस कार्बोक्सिलिक अम्ल में हम नाम लिखते हैं ओइक अनुलग्न। 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ है, ओइक अनुलग्न के रूप में नाम लिखते हैं, जैसे मेथेनोइक, प्रोपेनोइक, ब्यूटेनोइक। तो ओइक के रूप में इसको लिखा जाता है। अब देखो, ओइक को हटा करके इसकी जगह एल्डिहाइड, ओइक को हटा करके इसकी जगह क्या लगे, एल्डिहाइड रखें, तो एल्डिहाइड यौगिक का क्या हो जाएगा, नाम लिखा जाएगा। ये है इसकी सामान्य पद्धति। तो देखो एग्जांपल से समझ में आ जाएगा, जैसे CH3CHO, ठीक, इसका हमने क्या करवाया, ऑक्सीकरण, क्या बना, CH3COOH, कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसका नाम क्या है, इसका नाम है एसिटिक एसिड। ठीक है, तो जो इक वर्ड जो हमने लिया है एसिटिक एसिड में, इक वर्ड जो लिखा है, इसकी जगह क्या लिखना है, एल्डिहाइड। तो किसका नाम हो जाएगा, CH3CHO का। तो जब हम इक को हटाएं और एल्डिहाइड जोड़े तो क्या बनता है, एसिड एल्डिहाइड। और इक एसिड को हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, तो क्या बनता है, एसिटैल्डिहाइड। ये इसका नाम हो गया। बिल्कुल इसी तरीके से और एग्जाम्पल ले एक, तो कैसे देखो, HCHO, ये था एग्जाम्पल अपने पास, और इसका हमने क्या करवाया, ऑक्सीकरण, तो बनता है HCOOH। नाम क्या लिखते हैं, फॉर्मिक एसिड। तो इक एसिड को हटा दिया, फॉर्मिक एसिड से इक एसिड को हटाया, और क्या जोड़ना है इसकी जगह, एल्डिहाइड। तो क्या बन जाएगा, फॉर्म एल्डिहाइड। तो किसका नाम हो गया, फॉर्म एल्डिहाइड का। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट पड़ता है नाम, सामान्य नाम में। अब इसका आईयूपीएसी नाम देखते हैं, सामान्य नाम के एग्जांपल करो एक बार। तो देखो आयुपैक नेम की बात करें, आयुपैक नेम में एल्डिहाइड के लिए एल्केन प्लस एल। अब इस ई को यहां से हटा दें तो क्या बनता है, एल्केनेल। और एल्केनेल इसका क्या है, फॉर्मूला है आईयूपीएसी नेम का। ठीक है, जैसे एग्जांपल की बात करें, CH3CHO, तो ये था एसिटैल्डिहाइड, सामान्य नाम। अब आईयूपीएसी नाम कैसे लिखें, तो देखो एल्केनेल, दो कार्बन है, तो दो कार्बन के लिए क्या लिखते हैं, एथेन, एथेन से ई हटाओ और एल जोड़ो, एथेनेल। ई को हटाया और क्या जोड़ दिया, एल, क्या बना, एथेनेल। बिल्कुल इसी तरीके से CH3CH2CHO, क्या जाएगा, प्रोपेन प्लस एल, प्रोपेनल। ठीक है, और आगे लिखना चाहें तो जैसे भी आप नाम लिखोगे एल्डिहाइड के, तो आपको केवल ये करना है कि ई को हटाना है और एल को जोड़ना है, जिसे इसका नाम एल्केनेल के रूप में लिखा जाता है। अब नेक्स्ट हम बात करें नामकरण की, वो किसके लिए, कीटोन के लिए।
कीटोन का नामकरण। तो देखो, सामान्य पद्धति और आयुपैक पद्धति, इसके लिए भी दो पद्धतियां हैं, सामान्य और आयुपैक। अब देखो, जो हमने ईथर का नाम लिखा था, तो ईथर का नाम याद करो, क्या लिखा था? तो ईथर का नाम हमने लिखा था एथिल मेथिल ईथर, यानी एल्किल एल्किल ईथर के रूप में। दूसरा टाइप क्या लिखा था? दूसरा टाइप लिखा था डाई एथिल ईथर, डाई मेथिल ईथर, यानी डाई एल्किल ईथर के रूप में। तो बिल्कुल इसी तरीके से इसका सामान्य नाम होता है, और वो दो प्रकार से है। यदि सरल कीटोन की बात करें और एक मिश्रित कीटोन की बात करें, तो सरल के लिए नाम कैसे लिखें? तो सरल के लिए नाम लिखते हैं, एग्जाम्पल है सी, तो इसके लिए पहले सूत्र लिख देते हैं। सूत्र क्या होगा? तो सूत्र क्या होगा सरल के लिए? डाई एल्किल कीटोन, डाई एल्किल कीटोन। मिश्रित के लिए सूत्र क्या होगा? मिश्रित के लिए सूत्र होगा एल्किल एल्किल कीटोन। अब इन सूत्रों के आधार पर इनका नाम लिखते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सरल कीटोन है तो दोनों समूह क्या होंगे? समान होंगे। ये एग्जांपल हमने लिया, तो क्या लिखें? डाई एल्किल कीटोन। एल्किल क्या है? तो देखो, दोनों तरफ के समूह जो है उनका नाम लिखना है डाई एल्किल में। तो दोनों तरफ के समूह क्या है? मेथिल और मेथिल है, समान है, इसीलिए तो सरल में लिखा है इसको। तो सरल ईथर है, सरल कीटोन है, सॉरी। तो सरल कीटोन में दोनों समूह समान है, तो क्या लिखें? मेथिल, यानी डाई मेथिल कीटोन। क्या नाम हो गया? डाई मेथिल कीटोन। इस तरीके से इसका नाम लिखते हैं। बिल्कुल इसी में मिश्रित में देखो, CH3CO C2H5। अब एक तरफ तो एथिल है, दूसरी तरफ क्या है? मेथिल। एथिल तो इससे शुरू होता है, मेथिल एम से। कौन आता है अंग्रेजी वर्णमाला में? पहले ई आता है, तो सबसे पहले ई को लिखेंगे। बिल्कुल वही ईथर वाला जो नाम लिखा था, बिल्कुल सेम इसी तरीके से लिखना है। क्या लिखें? एथिल मेथिल कीटोन, एथिल मेथिल कीटोन। ईथर होता तो क्या लगा रहे थे? एथिल मेथिल। ईथर लगा रहे थे, कीटोन है तो एथिल मेथिल कीटोन लगा देंगे। तो कोई अंतर नहीं है, सामान्य नाम बिल्कुल इजी है, ईथर की तरह है। थोड़ा सा बस कीटोन और ईथर शब्द का अंतर आ जाएगा, क्योंकि यहाँ कार्बोनिल आ रहा है इसलिए कीटोन हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन आता तो क्या हो जाता? ईथर। तो आयुपैक नेम के लिए क्या लिखें? तो सूत्र देखो, सूत्र लिखते हैं एल्केन प्लस ऑन। ई को हटाएं, तो ई को हटाने से क्या बनता है? एल्केनॉन। तो एल्केनॉन के रूप में इसका नाम लिखा जाता है। तो एल्केनॉन के रूप में नाम लिखें, तो देखो एग्जांपल क्या लिखें? जैसे CH3CO C3H7, 3 कार्बन 4 5, 5 कार्बन की श्रृंखला है, जिसमें दूसरे नंबर के कार्बन पर कौन है? कार्बोनिल समूह है। तो दूसरे नंबर पर क्या है? ओन है। क्या बोल सकते हैं? दूसरे नंबर पे क्या है? ओन समूह है। ओन अनुलग्न किसके लिए ले रहे हैं? कीटोन के लिए। तो कितने कार्बन है टोटल? 5। 5 के लिए पेंटेन। क्या लिखते हैं? पेंटेन। ई को हटाना है, हटा दिया, पेंटेन प्लस ऑन। ठीक है, लिख दिया। अब ऑन कितने पे है? तो पेंटेनॉन 2। ठीक है, तो क्या नाम हो गया? पेंटेनॉन 2, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 पेंटेनॉन। और जो प्रतिस्थापी जुड़े होंगे उनको इस नाम में पहले लिखा जाएगा। तो ये था एल्डिहाइड और कीटोन का नाम। देखो इसको। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर की बात करें। नामकरण कंप्लीट हो गया। सेकंड टॉपिक है चैप्टर में, कार्बोनिल समूह की संरचना कैसी है, उसकी प्रकृति कैसी है। कार्बोनिल
समूह की संरचना। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक है कार्बोनिल समूह की संरचना। तो देखो कार्बोनिल समूह में हम बात कर रहे थे CO समूह की। तो देखो कार्बन ऑक्सीजन के बीच में दो बंध है, एक तो सिग्मा बंध है और एक पाई बंध है। अब इसकी टोटल स्ट्रक्चर देखते हैं तो क्या बनता है। देखो कार्बन ऑक्सीजन, तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या पता लग रहा है, दो तीन बातें हैं देख करके पता लग जाएंगी। एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड और तीन सिग्मा बॉन्ड कौन बना रहा है, कार्बन। कोई और लोन पेयर है क्या, नहीं। तो कार्बन बना रहा है तीन सिग्मा बॉन्ड प्लस एक पाई बॉन्ड, और जब ऐसा बनाए कार्बन तो स्टेरिक नंबर होता है, स्टेरिक नंबर होता है 3, और स्टेरिक नंबर 3 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है, संकरण होता है sp2, और sp2 संकरण के लिए ज्यामिति होती है त्रिकोणीय समतलीय, ट्राइगोनल प्लेनर। तो त्रिकोणीय समतलीय ज्यामिति क्या होगी, त्रिकोणीय समतलीय। अच्छा, जब इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है तो तीन सिग्मा बॉन्ड किनसे बन रहे हैं, तीन sp2 संकरित कक्षकों से बनते हैं। तो तीन sp2 संकरित कक्षक जो हैं वो बनाते हैं तीन सिग्मा बॉन्ड। बचा एक पाई बॉन्ड, तो एक पाई बॉन्ड कौन बनाएगा, तो p2 है, और p में कितने कक्षक होते हैं, टोटल 3। यानी जो बचा हुआ s संकरित अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है वो क्या बनाता है, अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल बनाता है पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड बनाता है। ठीक है, किसके साथ में, तो ऑक्सीजन के साथ में। तो ऑक्सीजन के साथ में, ऑक्सीजन के p कक्षक के साथ में कार्बन का p कक्षक यानी p पाई बॉन्डिंग के द्वारा, p पाई बॉन्डिंग के द्वारा ये पाई बॉन्ड यहां पर बनता है, ऐसा हम बोल सकते हैं। तो p पाई बॉन्डिंग यहाँ कार्बन ऑक्सीजन के बीच में होती है। ठीक है, अब हम आगे देखो इसकी स्ट्रक्चर को थोड़ा कक्षक के रूप में लिखते हैं। ये कार्बन था, ये ऑक्सीजन था, अब ये रिक्त p कक्षक हो गया, सॉरी अनहाइब्रिडाइज्ड p कक्षक हो गया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन था। दोनों के बीच में क्या हुई, बॉन्डिंग, और बन गया एक पाई बॉन्ड। नॉर्मल स्ट्रक्चर लिख रहे हैं पाई बॉन्ड की। ठीक है, तो यहाँ क्या देखने की बात है कि सिग्मा बॉन्ड तो सबको पता है, सिग्मा बॉन्ड किससे बनता है, एक्सियल ओवरलैपिंग से बनता है, अक्षीय अतिव्यापन से बनता है, सबको पता है। पाई बॉन्ड किससे बनता है, लैटेरियल ओवरलैपिंग या साइड वाइज ओवरलैपिंग बोलते हैं इसको, या ये बोल सकते हैं हिंदी में समपार्श्विक अतिव्यापन, समपार्श्विक अतिव्यापन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या है, इस प्रकार की स्ट्रक्चर को डेफिनेशन के रूप में, या हम जैसे हम इसको परिभाषित करें तो कैसे लिख सकते हैं कि कार्बोनिल समूह में कार्बन ऑक्सीजन के बीच में एक सिग्मा बंध पाया जाता है और दूसरा पाई बंध होता है, जो p पाई बॉन्डिंग का एक टाइप है। और इसमें कार्बन ऑक्सीजन जो द्विबंध इनके बीच पाया जाता है उसका कुछ द्विध्रुव आघूर्ण होता है। उसका कारण है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर। तो कार्बन ऑक्सीजन के बीच का जो पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है, इस पाई बॉन्ड का कुछ डाइपोल मोमेंट द्विध्रुव आघूर्ण होता है, क्योंकि ऑक्सीजन की विद्युत ऋणता कार्बन की विद्युत ऋणता से ज्यादा होती है। अब जब ऐसा होगा तो कुछ इसका डाइपोल मोमेंट होगा। अब उसके बाद देखेंगे इससे फर्क क्या पड़ता है, रिएक्शन पे, इसकी प्रकृति पे क्या फर्क पड़ता है। तो देखो जब ऐसा होता है तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किसकी ओर जाएंगे, ऑक्सीजन की ओर। तो यहाँ क्या आ जाएगा, आंशिक नेगेटिव चार्ज, और यहाँ आंशिक पॉजिटिव चार्ज। और जब ऐसा होगा तो इसकी एक अनुनादी संरचना भी हम लिख सकते हैं, माइनस और यहाँ पर प्लस। तो कार्बोनिल समूह की दो संरचनाएं पाई जाती हैं। अनुनादी संरचनाओं की बात करें तो एक में चार्ज वाली, एक न्यूट्रल पोजीशन वाली। तो चार्ज में कार्बन पे प्लस, ऑक्सीजन पे माइनस आता है। अब इससे क्या पता लगाएं, तो इससे देखो आने वाला नाभिक स्नेही और आने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ेंगे।
तो नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ेगा? कार्बन पे। इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑक्सीजन पे। अच्छा, अब देखो यहाँ पे आने वाला न्यूक्लियोफाइल नाभिक स्नेही कहाँ जुड़ रहा है? कार्बन पे। इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे जुड़ रहा है? ऑक्सीजन पे। या हम ये बोल सकते हैं कि ये कार्बन जो है ये एक इलेक्ट्रोफाइल का काम करता है। किसका काम कर रहा है? इलेक्ट्रोफाइल का। ऑक्सीजन किसका काम कर रहा है? न्यूक्लियोफाइल का। ये भी बोल सकते हैं। तो हम इसके अलावा क्या बोल सकते हैं कि कार्बन एक इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है। कैसा केंद्र है? इलेक्ट्रॉन स्नेही केंद्र है, या फिर इलेक्ट्रोफाइल सेंटर है, ऐसा बोल सकते हैं इंग्लिश में। ऑक्सीजन है वो नाभिक स्नेही केंद्र है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है। तो जब आने वाला न्यूक्लियोफाइल होगा वो हमेशा किस पे जुड़ेगा? कार्बन पे। और इलेक्ट्रोफाइल किस पे जुड़ेगा? ऑक्सीजन पे। तो जब इसकी केमिकल रिएक्शन हम पढ़ेंगे तो हमेशा इस रिएक्शन के लिए देखो एग्जांपल छोटा सा, कि जब हम ऐसा पढ़ेंगे कि जब हमने RMGX पढ़ा था लास्ट क्लास में, याद आया कुछ? RMGX माइनस प्लस, ये माइनस कहाँ जुड़ रहा था? कार्बन पे। MGX कहाँ जुड़ा था? ऑक्सीजन पे। क्यों? क्योंकि बिल्कुल ऐसी ही स्ट्रक्चर बनती है अनुनादी संरचना में, जिससे आने वाला नाभिक स्नेही कार्बन पे और इलेक्ट्रोफाइल जो है ऑक्सीजन पे जुड़ता है। अब नेक्स्ट क्लास में हम इसकी बनाने की विधियों के बारे में पढ़ेंगे।